अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, नगोर्नो काराबाख का इलाका जिसके ऊपर तकरीबन 30 साल से आज़रबाईजान की नज़र थी और निगोशिएशंस के थ्रू, दीगर मामलात के थ्रू, मिन्स्क ग्रुप के जो बानी मेंबर्स थे जिसमें फ्रांस था, यूएस था, रशिया था, उनकी मदद से मामलात को हल करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो बिलाखिर जंग ही इसका आखिरी हल समझते हुए ये जंग तकरीबन 27 सितंबर को इस जंग का आगाज़ होता है और कमी बेशी के साथ एक महीने के बाद इस जंग का इख्तिताम हो गया। एक कम्प्रीहेंसिव, एक लॉन्ग टर्म एक एग्रीमेंट तय पाया है दोनों ममालिक के दरमियान, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान, और इसमें मेन किरदार अदा किया है रशिया की जानिब से। इसमें अब देख लें कि सबसे पहले फ्रांस की जानिब से कोशिश की गई, वो नाकाम हुई। उसके बाद यूएस ने कोशिश की, वो नाकाम हुई। रशिया ने दूसरे नंबर पर कोशिश की, वो नाकाम हुई। तो सीज़ फायर जितने भी किए गए, क्योंकि उसमें हमने इससे पहले जिक्र कर चुके हैं कि इनमें से जितने भी ममालिक थे इनको संगीनी का उस तरह एहसास नहीं था। शायद इनको जो आज़रबाईजान की विल पावर थी उसका अंदाज़ा नहीं था और उसकी जो तुर्की इनको सपोर्ट कर रहा था उसका अंदाज़ा नहीं था। इस वजह से इन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ये पहले 3 सीज़ फायर करवाए, लेकिन इसमें क्योंकि इसकी रीज़न ये थी कि ये तमाम ममालिक जो हैं इस इशू को रिजॉल्व नहीं करना चाहते थे, वो इसको फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर देख रहे थे और इसको एज इट इज़ रखना चाहते थे। इसके ऊपर माइक पॉम्पियो वाज़े तौर पर इसके ऊपर अपना बयान भी दे चुके हैं कि हम इसको किस तरह इस इशू को देखना चाहते हैं। लेकिन जब मामलात हाथ से निकले और इससे पहले आज़रबाईजान की जानिब से जो शर्त रखी जाती थी वो ये थी कि नगोर्नो काराबाख का जो इलाका है उसमें से आर्मीनिया की फ़ौज जो है विड्रॉ करे, तमाम तर इलाके जो हैं उनके हवाले किया जाए। लेकिन आर्मीनिया को लगता था शायद वो अपने इलाकों को डिफेंड कर लेंगे, शायद वो मे भी इससे आगे निकलकर वो कुछ और इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। और इस वक्त जितने भी पहले 3 सीज़ फायर उनकी खिलाफ वर्जी की गई, मुआहदों की खिलाफ वर्जी की गई, उसमें आर्मीनिया का किरदार था। आर्मीनिया की जानिब से वो तमाम तर सीज़ फायर जो हैं उनको ब्रेक किया गया। लेकिन अब इसके ऊपर हम बात करेंगे ख़ास तौर पर कि इस आखिर में बात करेंगे कि इस सीज़ फायर जो किया गया है, जो एग्रीमेंट किया गया है, इसको सस्टेन रखने के लिए, इसको एप्लीकेबल बनाने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है, इसमें तुर्की कौन सा रोल प्ले कर रहा है, रशिया जो है इसमें कौन सा रोल प्ले कर रहा है, दीगर ममालिक इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ है उसके निकात क्या हैं, उसके ऊपर किन निकात के ऊपर ये एग्रीमेंट किया गया है और कौन कौन से कितने इलाके जो हैं आज़रबाईजान के पास आए हैं। शुरू से आपको बताएं कि जब ये इलाका सोवियत यूनियन टूटता है तो उस वक्त जो अभी का रशिया है तो इनकी जानिब से जो एक लाइन ड्रॉ की गई, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ये इलाके तकसीम होते हैं तो उसमें जब एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसमें जो एक लाइन थी उसमें नगोर्नो काराबाख का ज़्यादातर इलाका जिसमें अक्सरियत जो है वो आर्मीनिया के लोगों की है, लेकिन वो जिस तरह ये तमाम तर सुपर पावर्स हैं जब ये अपने ये डिवीजन्स करती हैं तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे इलाके छोड़ जाती हैं जिनको फॉल्ट लाइन कहा जाता है, जहाँ पर वो इश्यूज़ उस इलाके की स्टेबिलिटी की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। जिस तरह बरतानिया जब बरे सगीर से गया तो कश्मीर का एक ऐसा जहाँ की रियासतों का एक इस तरह का मुद्दा छोड़ गया जिसमें अभी तक ये दोनों ममालिक आपस में जंग लड़ रहे हैं और अभी तक इस खित्ते में उस तरह का सस्टेनेबल पीस कायम नहीं हो सका। इसी तरह का ये मामला था जिसमें ज़्यादातर इलाका जो कि आर्मीनिया के लोग थे वो आज़रबाईजान के अंडर आ गए। तो उनकी जानिब से क्लेम किया गया कि हमें ये इलाके वापस चाहिए, हमारे जो लोग हैं हमें ये वापस चाहिए। तो 1992 में जो जंग लगी तो उसमें 1992 में जाकर उन्होंने ये इलाके अपने कब्ज़े में कर लिए आर्मीनिया ने, और वहाँ पर एक डमी किस्म की हुकूमत बना दी। लेकिन जो फ़ौज थी वो आर्मीनिया की वहाँ पर मौजूद थी, कंट्रोल उनका वहाँ पर मौजूद था। तो आज़रबाईजान का दावा था कि ये इलाके हमारे हैं, जबकि यूएन की जो बहुत सारी करारदादें थी उसमें भी ये आज़रबाईजान के इलाके तस्लीम किए गए। तो जब ये 27 सितंबर को तमाम तर मामला शुरू होता है तो उस वक्त
अब इलाकों की बाजियाबी के लिए वागजार करवाने के लिए आज़रबाईजान की जानिब से पेशकदमी की जाती है। और इससे पहले हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि किस तरह कई इलाके जो हैं, कितने देहात जो हैं उनसे कब्ज़ा छुड़वाया गया और कितने इलाकों को आज़रबाईजान ने अपने हिस्से में डाला। लेकिन जो आखिरी मार्का था जिसके बाद ये चौथी पीस सीज़ फायर की जो ट्रीटी साइन की जाती है, तो इससे पहले तकरीबन एक दिन पहले जब ये सीज़ फायर मुआहदा जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, उससे एक दिन पहले 71 के करीब देहात जो है बाजियाब करवाए जाते हैं। और उसकी रीज़न क्या बनी, वो आर्मीनिया जो कि बार बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता था, उसने किस बिना पर, उसको क्या लगा कि वो एग्रीमेंट के ऊपर तैयार हो गया और विलिंगली उन्होंने उन शराइत के ऊपर वहाँ से विड्रॉ करने की हामी भरी जो कि शायद वो जीते जी तो उसके ऊपर वो एग्री नहीं हो सकते। अवाम का क्या रिएक्शन है वो आपको बताता हूँ, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस हद तक आर्मीनिया और नगोर्नो काराबाख की आवाम जो है वो इस वक्त गुस्से में है। तो जो निकोल पेशिनियन वज़ीर आज़म हैं आर्मीनिया के, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर हम ये सीज़ फायर इसके ऊपर साइन ना करते तो हमारे हाथ से बहुत सारे इलाके जा सकते थे। अभी जो मुआहदा किया गया है इसमें जितने इलाके आज़रबाईजान ने बाजियाब करवा लिए वो आज़रबाईजान के पास हैं, दूसरे इलाके जो हैं वो उसी तरह रहेंगे। लेकिन उन तमाम तर इलाकों से, नगोर्नो काराबाख के तमाम तर इलाकों से आर्मीनिया की जो फ़ौज है वो विड्रॉ करेगी। यहाँ पर उनकी अब हुकूमत नहीं रहेगी, वो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकेंगे। और इस तमाम तर इलाके को गार्ड करने के लिए, यहाँ पर पीस को कायम रखने के लिए रशिया के पीस कीपर इस वक्त उस इलाके में मौजूद हैं। सबसे बड़ी वजह जिस वजह से हथियार डाले गए, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया गया आर्मीनिया की जानिब से, एक तो ये था कि जो आखिरी वक्त में जो इलाका जिसके ऊपर कब्ज़ा किया गया बुलंदी में, अगरचे ये तमाम तर इलाका पहाड़ों पर मुश्तमिल है, बुलंदी पर मुश्तमिल है, लेकिन उन तमाम तर इलाकों में सबसे जो स्ट्रेटजिकली एक बुलंद पॉइंट था, उस इलाके के ऊपर आज़रबाईजान ने जब कब्ज़ा किया तो उससे जो नगोर्नो काराबाख का दारुल हुकूमत था वो तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर था। और इट वाज़ वेरी ऑब्वियस, और ये वाज़ेह था कि अब नेक्स्ट स्टेप जो है आज़रबाईजान की जो हुकूमत ने उठाना था, उनकी आर्मी ने जो उठाना था वो यही था कि दारुल हुकूमत है उसके ऊपर अटैक करें। और दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये था जिस वजह से ये हथियार डाले गए कि एक सप्लाई लाइन नगोर्नो काराबाख के इलाके तक जो आर्मीनिया की एक ज़मीनी रास्ता था उसके ऊपर आज़रबाईजान की जानिब से कब्ज़ा किया गया, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई लाइन कटी। उनको लगा कि हमारे आगे जो सोल्जर लड़ रहे हैं या तो वो भूख से मर जाएंगे या फिर उनको कत्ल कर दिया जाएगा या फिर वो कैदी बना लिए जाएंगे। तो एक बड़े खून खराबे से बचने के लिए आर्मीनियन वज़ीर आज़म जो थे उनकी जानिब से ये ट्रीटी साइन की गई है। इसके अलावा जो शराइत हैं उसमें यह है कि सबसे पहले तो ये इन इलाकों से विड्रॉ करेंगे वो इलाके जो नगोर्नो काराबाख के इलाकों में शामिल थे, लेकिन वो इलाके जो आज़रबाईजान के थे उनके ऊपर जो कब्ज़ा था वो इलाके भी आज़रबाईजान को दे दिए गए हैं। कुछ देहात ऐसे थे जो कि अपनी टेरिटरी से आगे बढ़कर आर्मीनिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, वो भी उनको छोड़ने पड़े हैं। और अब तमाम तर जो इलाके आज़रबाईजान ने जिनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है ये स्टिल आज़रबाईजान के पास रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है जिसके ऊपर यूएन की करारदादें मौजूद हैं कि इनमें से बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर आज़रबाईजान के लोग बसते थे। तो आर्मीनिया की जानिब से जब ये कब्ज़ा किया गया तो वहां पर तमाम लोगों को भगा दिया गया वहां से, या तो आज़रबाईजान की जानिब वो चले गए या फिर उनको कत्ल कर दिया गया। तो वो तमाम तर इलाके खंडर की सूरत हाल में थे। तो इसके ऊपर काफ़ी खुशी का इजहार किया गया है। आज़रबाईजान के जो प्रेसिडेंट है इल्हम अलीयव, उनकी जानिब से कहा गया है कि हम इन इलाकों को रिवाइव करेंगे, यहाँ पर तमाम लोगों को वापस लेकर आएंगे। और स्पेसिफिकली उनकी जानिब से ये अल्फाज यूज़ किए गए कि हम इस इलाके को जन्नत बनाएंगे, इसके ऊपर तमाम तर इक़दाम जो हम कर सकते हैं इसकी बहाली के लिए वो हम करेंगे। इसके अलावा आज़रबाईजान का एक वो इलाका है जो कि थोड़ा सा हट के है और उसके बीच में आर्मीनिया आता है, और आर्मीनिया की जानिब से तमाम तर इलाकों में वो कब्ज़ा किया गया। और उसकी जो एक सप्लाई लाइन थी, एक जो रोड बनता था, कॉरिडोर जो था, उसके ऊपर वो कब्ज़ा किया गया था, वो रास्ता रोका गया था आर्मीनिया की जानिब से। तो ये जो ट्रीटी साइन की गई है इसमें एक ये भी है कि एक रास्ता जो है कॉरिडोर, वो जो दूसरे आज़रबाईजान का इलाका जो कटा हुआ है और उसके बीच में आर्मीनिया आता है, उस इलाके तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। और उस रास्ते में जितने भी आर्मीनिया के देहात आते हैं, जितने भी उनके शहर आते हैं, वो सारे देहात भी
आज़रबाईजान के कब्ज़े में चले गए हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। दूसरी जाने अब बात कर लेते हैं कि आर्मीनिया में क्या चल रहा है। आर्मीनिया की और नगोर्नो काराबाख की आवाम जो है वो क्या तया पांचा कर रहे हैं, किस तरह का हशर कर रहे हैं उनके जो वज़ीर आज़म हैं निकोल पेशिनियन का। तो निकोल पेशिनियन इस वक्त उनकी जानिब से जितने भी बयानात आ रहे हैं उसकी अगर फुटेज देखी जाए तो उसमें लगता है कि वो किसी शेल्टर में है। और जब ये ट्रीटी साइन की जाती है तो आर्मीनिया के प्रेसिडेंट उनको भी नहीं पता था कि ये ट्रीटी साइन की जा रही है। और उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं था, मुझे उस वक्त पता चला जब मेरे से सिग्नेचर करवाने के लिए ये एग्रीमेंट मेरे पास लाया गया। उन्होंने भी एक जुमला जिससे हम पाकिस्तानी लोग फेमिलियर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे टीवी से पता चला कि ये तमाम तर सूरत हाल किस तरह रातों रात तब्दील हो चुकी है। तो जैसे ये एग्रीमेंट होता है तो जो दारुल हुकूमत है नगोर्नो काराबाख का, वहाँ का जो प्रेसिडेंट हाउस है जहाँ पर आर्मीनिया के वज़ीर आज़म तमाम तर जंग की सूरत में उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने वहाँ पर अटैक किया, वहाँ पर गद्दार के नारे लगाए, उनकी जो नेम प्लेट थी उधर जो भी उनका जो ऑफिस में जितना भी सामान था उसको तोड़ फोड़ वहाँ पर की गई और सख्त जो है नारेबाजी की गई और गद्दारी के ऐलानात किए गए और तोहमत लगाए गए। दूसरी जानिब इस तमाम तर अब देखें कि किस हद तक आर्मीनिया इस वक्त डरा हुआ है कि वो मज़ीद खून खराबे की जानिब नहीं जाना चाह रहा। तो उसकी जानिब से वहाँ पर वो उनके पॉलिटिकल लीडर जो कि उनकी बुज़दिली के ऊपर उनके जो गद्दारी का नाम दिया गया है उसके ऊपर उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो तकरीबन 10 के करीब उनके पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनकी अपोजिशन के उनको गिरफ़्तार किया गया है। और मज़ीद भी जितने लोग इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इस एग्रीमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आने वाला वक्त, आने वाले हालात आर्मीनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेंगे। एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त जो है जिसका इनको सामना करना पड़ा है और उस तकब्बर जिसकी बिना पर इन्होंने वहाँ से लोगों को निकाला और ये हार तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, वो हार इन्होंने बिलाखिर तस्लीम कर ली है। और हमने जब ये तकरीबन दूसरा सीज़ फायर ब्रोक हुआ था उस वक्त ही हमने प्रेडिक्ट कर दिया था कि किस तरह शिकस्त ये तस्लीम कर चुके हैं, किस तरह ये हार तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल नहीं इसको किया गया। अभी भी अगर आप देखें तो ऑफिशियली इसको उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम इसको विक्ट्री नहीं कहते लेकिन इसको हार भी नहीं मानते। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए, जिस तरह के इक़दामात हैं, एग्रीमेंट को देखा जाए तो वाज़े शिकस्त है, ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त है। काफ़ी अरसे तक ये शिकस्त इनको याद रहेगी। आज़रबाईजान में फ़तह का जश्न मनाया गया और वहाँ की आवाम इस वक्त खुश है और अपने इलाकों की जानिब वो लोग जिनको उनके देहातों से, अपने इलाकों से निकाला गया था, उन इलाकों को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, वहाँ पर उनकी आबादी जो है दोबारा से मुंतकिल करने के लिए वहाँ की आवाम भी बड़ी बेताब है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह इस इलाके में मज़ीद सस्टेनेबल पीस जो है उसके ऊपर काम किया जाएगा। और इससे पहले हमने बात की थी कि आखिर में जो हम आपको बताएंगे कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो तमाम तर जो एग्रीमेंट हुआ है और किस तरीके से इस तमाम तर इलाके में पीस के अमल को सस्टेन रखा जाएगा, तो इसके लिए रशिया का एक बड़े किस्म का डेलीगेशन जो है वो तुर्की पहुँचा है और तुर्की पहुँच कर उनकी जानिब से तमाम तर जो प्रोसीजर है, तमाम तर मामलात हैं उसके ऊपर उनको एतमाद में लिया जाएगा। और आने वाले वक्त में उनकी जानिब से इसके ऊपर जो है तमाम तर जो इक़दामात हैं उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। और स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पर तुर्की की जानिब से एक वाज़ेह बयान जो है उनके वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अगर इस पीस एग्रीमेंट को, इस ट्रीटी जो साइन की गई है, इसको तोड़ा गया आर्मीनिया की जानिब से, तो उसके नताइज के ज़िम्मेदार वो खुद होंगे और वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी फ़तह है आज़रबाईजान के लिए और ख़ास तौर पर तुर्की के लिए, क्योंकि उसने बहुत हद तक और वहाँ के लोग, वहाँ की हुकूमत को सपोर्ट किया है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का भी बहुत शुक्रिया अदा किया जा रहा है। पाकिस्तान के हक़ में नारे लगे, तुर्की के हक़ में नारे लगे, आज़रबाईजान की आवाम ने लगाए, क्योंकि उनको पता था कि इस मुश्किल वक्त में, जंग के माहौल में उनके साथ अगर दो ममालिक खड़े थे तो उनमें से एक पाकिस्तान था और दूसरा था तुर्की।
تو ان کی عوام جو ہے وہ پاکستان اور ترکی کے ممنون ہیں، مشکور ہیں، اور ان کی جانب سے اسی خوشی کے اظہار میں اور جشن میں پاکستان اور ترکی کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی اور ان دونوں ممالک کے اپنے پرچم کے ساتھ پرچم بھی لہرائے گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو سسٹینیبل بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ تو آنے والے وقت میں جب تمام تر ملٹری ایویکویشن ہو جائے گی تو آرمینیا کے لیے ایک اور وہ ولنریبل ہوگا، وہاں پر وہ کوئی اور سٹنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، اور جب ملٹری وہاں پر موجود نہیں ہوگی تو اپر ہینڈ جو ہے وہ آذربائیجان کے پاس ہوگا۔ اگر کل کو کوئی اس طرح کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تب بھی آذربائیجان کے پاس یہ اپر ہینڈ ہوگا کہ وہاں پر وہ مزید علاقوں کو اپنے پاس لا سکتا ہے۔ لیکن فار ٹائم بینگ وہاں پر ابھی رشیا کے پیس کیپر ہیں تقریباً 2000 کے قریب، اور یہاں پر ترکی کے پیس کیپر بھی یہاں پر کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی وقت کے بعد یہاں پر منتقل کر دیے جائیں گے، اور 5 سال تک کا یہ عرصہ ہے جس میں یہ جہاں اس عرصے کے دوران یہ تمام تر جو خطہ ہے جو ایک کوریڈور بنے گا، اس میں جو حفاظت اور پیس کا جو ایک پروسیس ہے اس کو سسٹین رکھنے کے لیے یہ پیس کیپر یہاں پر موجود رہیں گے۔ اس کے بعد اگر معاملات ٹھیک رہے تو یہ پیس کیپر چلے جائیں گے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پاس آ جائیں گی آذربائیجان کے۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے، یہ تمام تر معاملہ ابھی تو اختتام کی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یو نیور نو کہ کب کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے، کوئی نیا موڑ اور رخ اختیار کرتا ہے یہ تمام تر معاملہ۔ تو جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ابھی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔